थैंक यू मंडी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार फिर मैं शो के लिए यहाँ पे मंडी में मौजूद। मेरा भी कुछ कुछ हाल नेताओं जैसा है। 5 साल में एक ही बार मैं भी दिखाई देता हूँ, और मंडी में मैं 5 साल के ठीक 5 साल के बाद यहाँ हाजिर हुआ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बुजुर्गों को देख रहा हूँ जो खड़े हैं, उन सब का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर आज मौजूद हैं। मुझे 5 साल पहले मंडी का वो शो याद है, मैंने ठीक इसी के नीचे किया था। थोड़ी सी अव्यवस्था थी उसमें, लेकिन 5 साल में बहुत सारी चीजें बदल गई। अब क्या क्या बदला ये तो आप बताएंगे। जी, मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। पहले हमारे साथ बीजेपी से मांझली ठाकुर जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। कांग्रेस से आकाश शर्मा जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका गेंदे का फूल तो बड़ा चमक रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी से संजय संधू जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संजय संधू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है लक्ष्मेंद्र सिंह जी हैं, और हमारे साथ प्रवीण शर्मा जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं कि कहां से कैसे शुरू किया जाए। जी नमस्ते, नहीं खड़े होइए, कहां से आना हुआ? मैं मंडी से कोई 10 किलोमीटर दूर से आया। मंडी से 10 किलोमीटर दूर से आए? बिल्कुल बिल्कुल जी। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। जी देवेंद्र शर्मा जी, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मन में इच्छा, कोई बात जो बोलना चाहते हैं? आज के इस माहौल में, आज के माहौल मतलब चुनावी माहौल में, हाँ, आप लोगों का जो यहाँ आना हुआ है, हाँ। लोग बड़े खुश हैं आपसे। मुद्दे खुश हैं? बिल्कुल, मुद्दे नहीं भूलते, हाँ। मुद्दे वही रहेंगे जो पब्लिक के मुद्दे हैं। हाँ। बेरोजगारी है, हाँ। महंगाई है, हाँ। और दूसरे बहुत सारे और ऐसे मुद्दे हैं जो पब्लिक के बीच में मुद्दे हैं बहुत सारे। शिक्षा का मुद्दा है, उसका बढ़ गया है सारा, 400 गुना फीस कर दी गई है। शिक्षा का मुद्दा है, स्कूल की फीस है, बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है तुम्हारा? करिश्मा। करिश्मा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात कर लूं 2-4 लोगों से। आपका कहां से आना हुआ? धर्मपुर से। धर्मपुर तो पास में ही है, बहुत दूर है? कितना दूर है? यहाँ से 80 किलोमीटर दूर। 70 किलोमीटर। जी, कुछ कहना चाहती, कुछ मन में कोई बात? हाँ जी बोलिए। बेरोजगारी, महंगाई। बेरोजगारी, महंगाई। आप क्या काम करती हैं? बेरोजगार हूँ, पढ़ी लिखी बेरोजगार। पढ़ी लिखी बेरोजगार है। क्या बात? शेखर चंद्रशेखर। हाँ, परिवार एक ही है, मैं समझ गया। तो पढ़ी लिखी बेरोजगार, मैं आज आपको बुलाऊंगा सेंटर में पढ़ी लिखी बेरोजगार को। बहुत अच्छी बात। बाबूजी कहाँ से हैं आप? जी धर्मपुर से सर। धर्मपुर से? बिल्कुल सर। अच्छा, वहीं से जहाँ से पढ़े लिखे बेरोजगार हैं? नहीं हम बेरोजगार नहीं है। आप बेरोजगार नहीं नहीं है? है। अरे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर अंदर आओ बहन जी, आओ अंदर आओ, अंदर आओ, आ जाओ, आओ आओ आओ। तो आप पढ़े लिखे बेरोजगार नहीं है? नहीं सर। आप पढ़े लिखे रोजगार वाले हैं? बिल्कुल सर। जी, और आप पढ़ी लिखी बेरोजगार हैं? हाँ जी, ये मेरे भाई है। ये मेरे भाई हैं। ये पत्रकार लोग ना, ये टीवी वाले घर के अंदर ही लड़ाई करवा देंगे। जी, तो इनमें फर्क क्या है? हम ओल्डेस्ट मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल है। आप ओल्डेस्ट मॉडल है, ये लेटेस्ट मॉडल है। बिल्कुल जी। और भाई बहन है दोनों लोग? बिल्कुल सर। तो आप क्यों कह रही हैं कि आप पढ़ी लिखी बेरोजगार हैं? मैं बेरोजगार हूँ तो मैं बेरोजगार ही बोलूंगी। कोई काम वाम नहीं कर रहा है आपने? कहाँ तक पढ़ाई करी? नौकरी है नहीं आता, MA BEd हूँ। MA BEd, उसके बाद कोई काम नहीं? नहीं, बेरोजगार हूँ तभी तो बोल रही हूँ। तो भाई इन्होंने काम क्यों नहीं किया? भाई हैं आप, बताइए। रोजगार कहाँ से करे जब सरकार ने रोजगार नहीं दिया इनको। अभी जो पोस्टें निकली अभी फंसी हुई है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है उनका। बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, बेचारी पढ़ाई करे कि अपने घर का खर्चा चलाए। और आप? हम तो OPS की मांग कर रहे हैं आदरणीय जयराम जी से। पिछले 5 सालों से हंडू नहीं फूटा उनका। OPS की मांग चल रही है? बिल्कुल जी। बाजी, बहुत बड़ा मुद्दा हिमाचल का OPS है। OPS मैंने बार बार कहा कि एक मुद्दा ऐसा जो है बार बार आ रहा है। मुझे किसान मिले थे, कह रहे हैं आप OPS कहते हैं, हमारे लिए भी पेंशन का इंतजाम करिए। मैंने कहा क्यों? बोले किसान क्या नहीं है इस देश में? मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो भाई। तो एक किसानों का भी मुद्दा आ गया है। अब वो किसान वाले भी कहने लगे कि मुझे भी पेंशन मिलनी चाहिए। मैं पूरे देश को खिलाता हूं तो मेरे लिए भी पेंशन होनी चाहिए। अच्छा मुद्दा है। देखिए, कुछ काम आम ढूंढिए, ऐसे मत बोलिए बार बार। अच्छा नहीं लगता जवान आदमी ऐसे कहे कि बेरोजगार बेरोजगार, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गवर्नमेंट नौकरी नहीं निकाल रही है तो हमने कहाँ जाना, बताओ अब क्या करें? सरकारी नौकरी तो वैसे भी नहीं है, बहुत सारी। क्या करें, पकौड़े तले?
कहने लगे पार्टी नौकरी मिल नहीं रही है तो क्या मैं पकौड़े तले। पार्टी तो मैं समझ गया इनकी कौन सी है। अगर पलटा खा गया और यहां पे कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, उसी दिन तुम जो हो पढ़ी लिखी रोजगार वाली हो जाओगी। हम तो यही चाह रहे हैं। आप दोनों लोगों से कहूंगा जहां जहां खड़े हो वहां मत जाएं। आम आदमी पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि आप तो गाने भी बहुत अच्छे गाते हैं, आपकी एल्बम भी आई है, तो गागा के वोट मांग रहे हैं या ऐसे ही वोट मांग रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम का मां तारना के चरणों में स्वागत है। यहाँ मंडी शहर जो बसा हुआ है, आपकी पूरी टीम का स्वागत है। मेरा प्रोफेशन सिंगिंग था, लेकिन आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं फुली अब पॉलिटिक्स में आया हूँ। पूरे पॉलिटिक्स मतलब म्यूजिक छोड़ दिया हमने? नहीं, वो जो लत लगी है वो कभी जाती नहीं। हाँ, वो कहां से जाएगी? तो कुछ सुनाइए ना मुझे। जी मैं सुनाऊंगा, थोड़ा सा कहना चाहूंगा। जब सिंगिंग की बात आती है, हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है। एक ऐसी चीज सुनाइए जिससे बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले भी आप पे नाचने लगे। ऐसा कुछ है आपके पास? क्या है? देखिए, बीजेपी कांग्रेस से मेरा कोई वो लड़ाई नहीं है। हमारी जो लड़ाई है भ्रष्टाचार से है, शिक्षा से है, स्वास्थ्य के प्रति जो कुछ नहीं कर पाए उससे है। बाकी मैं आपने बोला सुनाऊंगा। बड़े होशियार लोग हैं आम आदमी पार्टी वाले जी। लड़ाई वही है लेकिन बोलेंगे नहीं। नहीं। अच्छा जी, जनाब सुनाइए। देखिए, मैं अपनी माँ को हमेशा एक गीत सुनाता था। वो 11 अप्रैल को इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं वही गीत आपसे साझा श्रद्धांजलि जी। मां वर्गा कण श्यामा बूटा सानू किधरे नजर न आवे। क्या बात है। लेके जिस तो छां उधारी है रब ने स्वर्ग बनाए, रब ने स्वर्ग बनाए। मामा 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 मां जन्नत दा परछावा, मां जन्नत दा परछावा हो। बड़े सुरीले हैं भाई आप, सच में बड़े सुरीले हैं। सुरीले हैं ना बीजेपी वालों के लिए। आप कुछ बोलेंगे नहीं क्या? बस ऐसे ही आनंद में रहेंगी? अरे चुनाव है, उनकी बीन पे मत नाचिएगा, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आप तो जगी रही है हमेशा। जी कुछ कहना चाहती हैं पहले मुद्दे के हिसाब से? लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी मंडी वासियों का मैं बधाई देना चाहती हूं इस चुनावी पर्व में, कि आप सभी इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने अधिकार का, अपने मत का प्रयोग करें। बस खत्म। और वो जो ओपीएस बोल गए, वो बेरोजगारी बोल गए, वो और वो पढ़ी लिखी बेरोजगार, वो धर्मपुर से, तो वो क्या होगा? उसका क्या होगा? जी। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में विकास किया है और विकास के मुद्दों को लेकर हिमाचल प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश में 2022 में माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। 70 लाख जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश की और 80 करोड़ को ये अन्न वितरित कर रही है। भाई साहब, मैंने कहा पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को अन्न वितरित करने का कार्य किया है और देश के लोगों को अनाज वितरित किया है। कोई भी व्यक्ति कोविड के दौरान भूखा नहीं रहा है। कुछ बोलना चाहती है, कुछ कहना चाहती है? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि चाहे कोई भी पार्टी है या सरकार कोई भी आए, वो सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। सरकार ऐसी बहुत सी योजनाएं चला रही है जिसको यूज करके कोई भी युवा जो है वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है और अपना रोजगार चला सकता है। अरे रुकिए, भारत माता आ गया, मैं आ गया, भारत माता आ गया। देखिए, क्या नाम है आपका बहन? नीलम शर्मा। नीलम शर्मा जी ने पढ़ी लिखी बेरोजगार को एक नसीहत दी है। अरे सुनिए, आप ही को नसीहत दी गई है और उन्होंने कहा है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है और लाभ लेके कमाया जा सकता है, काम किया जा सकता है। बहन, वैसे है बड़ा मुश्किल काम, लेकिन फिर भी चलिए। पहले तो उन्होंने कहा कि जिंदगी भर पढ़ाई करिए और पढ़ाई करने के बाद जब कुछ पढ़ लीजिए फिर कहा जाए योजनाओं का लाभ लीजिए। मैं जानता हूं आपकी बात भी मैंने रखी। जी नमस्ते। नमस्कार जी आपको। पहले तो यहाँ पर मंडी जिले में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दोस्त हुआ है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं समझ गया, ये पक्का हिमाचल से हैं। मुझे बहुत कम लोग हिमाचल के, मतलब लोग बिल्कुल एकदम जो कहना चाहिए खरा हिमाचली, तो खरा हिमाचली है।
बहुत बहुत शुक्रिया बहन। पार्टी कोई भी आए लेकिन यही है, लेकिन जो जनरल वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, पढ़े लिखे उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और जो IRDP वाले छोटी है उनके कम नंबर है, उनको नौकरी में बिठा रहे हैं, छोटी जाति वाले को भी नौकरी मिल रही है, लेकिन पढ़े लिखों को जो भी है जनरल वाले उनको नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार कोई भी आए और सभी तमाशा देख रहे हैं। सभी लोग तमाशा देख रहे हैं, तमाशा तो चल ही रहा है। जी जनाब, आपका ओपनिंग रिमार्क कांग्रेस का। छोटी काशी मंडी अंदर तुसारा वो मंडी वासियारा ऐतिहासिक शेरी मंचा पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत आ मोदी और ये थी सेपू बड़ी बदाना खट्टा मीठा 2014 ले लूंगा 2022 तक ये बांडिया ए जी सारी तुसे देखा करें, ए मंच देखा करें, यो बिल्डिंगा देखा करें, ये सब कांग्रेस सारा एक एक काम की तरह एक एक पत्थर। आप सोच रहे होंगे कि इन्हें समझ में आया या नहीं आया, ये अभी गुजरात जाएंगे तो कैसे समझेंगे, समझ में सब आया। बोले जो जो आपको दिख रहा है, जो जो आंखों से दिख रहा है वो सब कांग्रेस ने बनाया है। बनाया कि नहीं बनाया? मैं कहा हाँ बनाया। बोले वो जो सामने सब हैं वो सब कांग्रेस ने बनाया, बिल्कुल बनाया, इसमें दो राय नहीं, आप ही थे तो बनाया। ए बोलना चाहे मंडी वाले ले भी भाई ए जी पहाड़ी ए लाई थी, पहाड़ी भी बनाई आपने क्या? खूंडने लाई रही पहाड़ी। अच्छा 80 मंदिर है थी 80 शिव जी रे तीना कटे कुछ नहीं किता। एक स्कूल राज्य विजय से निधि तरह थी ते खोड़ा खुणी था। इस मंचाले से जा सारा विधायक था ते जो कुर्सी नहीं देती बैठने 5 साल से ते जो घर नहीं देता शिमले ए वैसे बीजेपी ले इलेक्शन लड़ता मुझे मालूम है कि मेरे प्रोग्राम को बहुत सारे वो लोग देख रहे हैं जिन्हें हिमाचली नहीं आती, ये आती तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मुझे इलेक्शन की भाषा बड़ी अच्छी तरह से समझ में आती है। इन्होंने कहा कि एक स्कूल था, सरकारी स्कूल, कोई पुराना स्कूल था ऐसा कोई स्कूल क्या? जी बताएंगे आप। वो स्कूल जो है बंद कर दिया गया, एक मुद्दा। दूसरे उन्होंने कहा कि वहां पे छोटी काशी, ऑफकोर्स बहन आप ही बोलेंगी, एक छोटी काशी जिसमें मंदिर थे बहुत सारे, वो मंदिर इस समय नहीं है, वो भी एक मुद्दा। इन्होंने मुद्दे गिना दिया। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, विजय मेमोरियल स्कूल की ये बात कर रहे हैं, वहां पर पार्किंग का निर्माण किया गया, स्कूल वैसा का वैसा है। यहाँ के लोगों की मांग थी, वहाँ के लोगों की समस्या थी, स्कूल वैसा ही है। और ये जिस पहाड़ी को खोदने की ये बात कर रहे हैं, वहाँ पर शिवधाम बनाया जा रहा है, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, शिवधाम का काम वहाँ चल रहा है। यहाँ के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है और वहाँ पर शिवधाम का निर्माण किया जा रहा है जो टूरिज्म को बढ़ावा देगा और मंडी के बहुत सारे नौजवान युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा उसके माध्यम से। आ रहा हूँ गुरुजी, आ रहा हूँ। आप तो इतना काम बढ़ा रहे हो मेरा कि आप बोल देते हो हिमाचली में, पहले मैं ट्रांसलेट करता हूँ फिर आता हूँ आपके पास। हल्का हल्का रखो। हमारी जो छोटी बहन मांचली जी हैं, ये जिला उपभोक्ता फोरम की गवर्नर के द्वारा इनकी नोटिफिकेशन हुई है। सदस्य मैं एडवोकेट हूं, मैं इनकी कोर्ट में खड़ूंगा एज ए वकील और ये सब लोग खड़ेंगे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट कर सकती है? मेरा बड़ा प्रश्न है कि संवैधानिक संस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। कोई और आ सकता था डिबेट में, इनको पता नहीं है। शी इज माई यंगर सिस्टर बट दिस इज वेरी बैड। मैं बताना चाहती हूँ, नोटिफिकेशन हुई है लेकिन मैंने अभी वहाँ ज्वाइन नहीं किया है, यह इनको सोचना पड़ेगा। जब तक ज्वाइन नहीं करते, सख्त नहीं होती है, तो मैं मेंबर कैसे हूँ? आप बताइए, मैंने ज्वाइन ही नहीं किया है। थैंक यू सो मच। जी 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 जो मुझे लगता है मेरी बात को सारे जितने भी लोग हैं वो बहुत गंभीरता के साथ सुनेंगे। आप दुखी क्यों है इतना? दुखी बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत अच्छे से और पूरी गंभीरता के साथ अपनी बात को रख रहा हूँ। मंडी की डिबेट है, मंडी के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। बिल्कुल 5 वर्षों तक जो है मंडी के विधायक की जो कार्यगुजारी है उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, वंशवाद के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 15 अगस्त को भारत के इस देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं कि मैं सबसे ज्यादा खिलाफ हूं तो परिवारवाद के खिलाफ हूं, क्योंकि परिवार के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो भ्रष्टाचार करता है। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी यहां आकर झूठ हो जाते हैं कि एक ऐसे परिवार के व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है जो भ्रष्टाचार का, जिसकी वजह से मंडी में भ्रष्टाचार को जाना जाता है। और दूसरी तरफ को जी एक मिनट शर्मा जी, जले हुए हैं क्या?
है ना? आंसर देता हूं, जला क्यों नहीं होगा? जिस पार्टी को मैंने 18 सालों तक बोले जिस पार्टी को मैंने 18 साल तक सींचा, उस पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया। अरे इसी दिन के लिए तो नेता बने थे कि यार मलाई खाएंगे, मलाई तो मिली नहीं। गांधी, सुभाष, नेहरू त्याग करके चले गए, बाबूजी मलाई कहां मिली? इस देश की परेशानी यही है बाबूजी, बस सिर्फ कि पार्टी, टिकट, इलेक्शन, जीत, नेता, कैबिनेट, मंत्री। 18 साल से भाजपा के पूर्व प्रवक्ता है, इनकी बात सुनिए। परिवारवाद जो है और भ्रष्टाचार जो है मुद्दा है। और एक इसमें कड़ी में रह गया था, सबसे इस जो कड़ी गिना रहा था ना मैं, उसमें एक कड़ी में रह गया था, और वो है पार्टी के पीछे यानी नेता के पीछे खड़े होकर जिंदाबाद नारे लगाने वाला। हर बार बेवकूफ बनाए जाते हो, और इस बार भी बना दिया गया। शर्मा जी, नाउ यू प्लीज कंप्लीट योर वर्ड। मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। आपने ये कहा कि जब किसी को कुछ नहीं मिलता है तब जाके वो लड़ता है। 29 नवंबर का 2007 को यही मंच था जहां मैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में मैंने यहां से अपना भाषण दिया और ऊपर जाके मैंने नामांकन किया। और शायद भारत के अंदर मैं पहला लड़का था जिसने नामांकन के 3 दिन के बाद किसी दूसरे प्रत्याशी को अपना टिकट दे दिया। और इसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी कहा शायद ऐसे जैसे कार्यकर्ता पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हुई थी। तो आप ये मत कहिए कि मेरे मन के अंदर लालच है। अब दूसरा, 2012 के अंदर ये मंडी की जनता की गवाह है, मैंने फिर से अपना टिकट दिया। 2017 के अंदर तो वैसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसके खिलाफ मैं हमेशा से लड़ता रहा। और आप में एक भैया जी एक बात और कहना चाहता हूं आपके सामने, कहिए, अगर संकोच होके कहिए। अगर मेरे में लालच होता तो आज यहां नहीं खड़ा होता, बिक चुका होता मैं 3 दिन पहले। वाह रे शर्मा जी, वाह रे शर्मा जी, मजा आ गया। मंडी में ना आता तो समझो जिंदगी अधूरी थी मेरी। आज पता चला गुरुजी कि मंडी में आना जरूरी क्यों था। बोले भैया जी, बिकना होता तो 3 दिन पहले ही बिक चुका होता। शर्मा जी, कितने में दांव लगा था? अरे मुझसे ना पूछ, बहुत सारे लोग बेनकाब होंगे। बोले बिकना होता तो बिक जाता। मैंने पूछा कितने में दांव लगा था? रकम मोटी थी गुरुजी। जी जनाब, क्या नाम है? खड़े होइए। हरिराम जी। हरिराम, अंदर आओ। हरिराम, अरे यहाँ आओ यार, अंदर आओ। इतने धीरे धीरे बोलोगे मैं सुनाई नहीं पड़ेगा। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। आओ, क्या नाम है? हरिराम जी। हरिराम जी, हरिराम जी क्या काम करते हैं? मिस्त्री का जी। मिस्त्री, राजमिस्त्री? हाँ जी, हाँ जी, राजमिस्त्री। राजमिस्त्री। दिहाड़ी कितनी? 800 जी। 800। 800 रुपया दिहाड़ी। आगे आओ। 800 रुपया दिहाड़ी। 800 रुपये दिहाड़ी जी। कौन सा गांव? लोट। लोट। रोज आते हैं गांव से? हाँ जी, रोज आते हैं जी। रोज आते हैं। आज काम मिला था? नहीं जी, आज ऐसे थे। आज काम नहीं मिला। घर में कौन कौन है? घर में 2 बच्चे है, मेरे माँ है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी, पढ़ाई कर रहे हैं जी। बड़ा वाला बेटा कितना बड़ा? बच्चा कितना बड़ा? ये +2 होगी जी अभी। +2 12वीं बेटी की है। और छोटा वाला? छोटे वाला अभी छोटा अभी 8वीं में पढ़ रहा है। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ मन में है? नहीं कुछ नहीं, मैं अपने काम में रहता हूँ। अपने काम में रहता हूँ। शर्मा जी, मैं बिहार में शो कर रहा था चुनाव के दरमियान। वकील साहब, मैंने ऐसे ही आदमी को उठाया और हमने पास बुलाया। मैंने कहा कि यहां आओ। उससे कहा कि मैं राजमिस्त्री हूं। फर्क देखिएगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं, मैं किसी की वो नहीं कह रहा हूं। बोला मैं राजमिस्त्री हूं। तो बोला कि मुझे सिर्फ ये चाहिए, शिक्षा दे दो मुझे।
बाकी तो मैं सब कुछ अपने आप छीन लूंगा। वो भी राजमिस्त्री था, आज काम नहीं मिला, कल मिल जाएगा। क्या पता, क्या पता? ये देने वाला ऊपर बैठा है। अच्छा, आपके ऊपर कोई दांव नहीं लगाता कि चुनाव लड़ा दिया जाए, फिर रोक लिया जाए, फिर पैसे दिए जाएं, फिर खींचे जाएं, फिर कहें कि नहीं मना लिया जाए, फिर रूठ जाएं? ऐसा नहीं होता? नहीं जी, हमारा ऐसा नहीं होता। आपका ऐसा नहीं होता क्योंकि आप आधा साधारण आदमी हैं। हाँ जी। आप साधारण आदमी हैं, इसलिए नहीं होता ना। खड़े होइए, आप बीच में खड़े हो जाइए। अरे प्रोग्राम काय के लिए बनाया था शर्मा जी? इसीलिए तो बनाया था प्रोग्राम, इन्हीं के लिए थे, लोगों के लिए बनाया था। बाकी आप तो बहुत गौरव गए इसमें तमाम लोग। बहन जी, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। शर्मा जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि पार्टी का टिकट हर व्यक्ति को मिले ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल। और पार्टी के द्वारा लिया गया निर्णय सर्वोपरि होता है, उसमें मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। संगठन का निर्णय सर्वोपरि है। रूठे हैं, मना लीजिए। ये संगठन का दायित्व है, मेरा दायित्व नहीं है। जाएंगे नहीं। संगठन ने अपना काम किया होगा और जरूर किया होगा, मैं पूरे विश्वास के साथ मान जाएंगे। ये इनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, जो ये चाहे वे करें, लेकिन संगठन का निर्णय सर्वोपरि है, ये तय है। इस वक्त अनिल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और माननीय जयराम ठाकुर के हाथों को मजबूत करने के लिए खड़ा है। पाजी, दोनों पार्टी इस समय बड़ी संकट में है। यहाँ पे हिमाचल में दोनों लोग, मैं आ रहा, आम आदमी पार्टी में आ रहा हूं आपके पास, दोनों के लिए बागी जो लोग हैं, जो टिकट चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल बनी हुई है बाबूजी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो दम्भ भरती है, आज अपने कार्यकर्ता का निरादर कर रही है, महिलाओं का निरादर कर रही है। और वह व्यक्ति जो 4 वर्षों तक मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को कोसते रहे, कहते रहे कि मंडी में कुछ नहीं हुआ, चंद घंटों में वो इनके सर्वोपरि बन जाते हैं। ये बहुत बड़ा मजाक है सदर क्षेत्र के साथ। सर्वप्रथम मैं बताना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को नमन किया है, बारंबार किया है। और प्रतिभा सिंह जो यहाँ से हमने एमपी जिताकर भेजी, मैं मंडी की जनता को बता देना चाहती हूँ, जो प्रतिभा सिंह हमने जिताकर भेजी है, सुनिए, मेरी बात को सुनने का दम रखिए। मंडी वासियों, उन्होंने कहा कि मैं जीती हूं तो अपर के लोगों की बदौलत जीती हूं, लोअर वालों से मुझे कोई भी सहारूकार नहीं था, ना कोई उम्मीद थी। यानी कि उन्होंने कहा मंडी वालों ने मुझे नहीं जिताया। आपके यहाँ क्या है नेताओं का हाल? कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, मुझे हक है बोलने का। मेरे नेता गलत करते हैं, मैं यहां से बोलता हूं, इनकी तरह नहीं झोला उठाता हूं भ्रष्टाचारियों का। अच्छा, तो सिंधिया जी क्या हैं? सिंधिया जी जिन व्यक्तियों को गांधी परिवार ने 30 वर्षों तक शासन नहीं किया, गोदी मीडिया ने कहा कि वो सत्ता में है। नरसिम्हा राव जी के समय से भारतवर्ष में गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना। सचिन पायलट जो मेरी उम्र के हैं, सिंधिया जी मेरी उम्र के हैं, 47-48 के, 10-10 वर्ष तक उनको कैबिनेट मंत्री भारत सरकार बनाकर, जितिन प्रसाद को बनाकर रखा। गुलाम नबी, आज यदि वो चले गए हैं तो बिना पोर्टफोलियो के मंत्री भारतीय जनता पार्टी में दुम हिला। गुलाम नबी आजाद जी ने रखी बात, तो उनकी बात को। शर्मा जी, आप 18 साल रहे ना बीजेपी में, याद गिनाइए इनको, एक एक नेताओं का नाम गिनाइए। बीजेपी कांग्रेस के कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है, गिनाइए। मैं मंडी की जनता के लिए लड़ रहा हूं। आज तो आप भी अवसरवादी हो गए। मैं मंडी की जनता के लिए लड़ रहा हूं। अगर आप मेरी जगह होते तो आप किस लिए वोट डालते? कि आपके विधायक 5 वर्ष कहां रहे, कोरोना के टाइम में कहां रहे, बच्चों के रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया, और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चे के रोजगार के लिए तो उन्होंने पार्टी को लात मार दी, और जब सत्ता की बारी आई फिर उसी पार्टी के अंदर घुस गए। वक्त छोड़ दिया, ब्रेक के बाद फिर आता हूं। माए नी मेरी शिमले दिराहे चंबा।
आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में ताबड़तोड़ 50 में। बिहार के मुंगेर में दो पक्षों के बीच मारपीट के दौरान एक लड़के ने की फायरिंग। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली में शराब तस्करों पर हुई बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक टेम्पो से करीब 2000 शराब की बोतलें जब्त की है। दिल्ली से बिहार ले जा रही थी शराब। यूपी के बरेली में दो पक्षों के बीच जमकर डंडे चले। एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आए लोग। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के मेरठ में वर्चस्व को लेकर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने अज्ञात छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। राजस्थान के कोटा में एक लड़की के सुसाइड करने के बाद बवाल हो गया। पुलिस ने बवाल कर रहे लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे किशनगंज में एसएसपी के जवानों ने संदिग्ध पाकिस्तान की महिला को पकड़ा, जिससे पुलिस कर रही है पूछताछ। बिहार के मुंगेर में हत्या की वारदात से गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। टायर में आग लगाकर हंगामा किया। बिहार के सीतामढ़ी में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए डंडे। मारपीट में कई लोग जख्मी हुए। बिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अवैध बालू भरे ट्रक का पीछा कर रहे कैमूर पुलिस रोहतास पहुंची, जहां सड़क जाम कर रहे लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट की। त्रिपुरा के सिपाही जला इलाके में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। कार्यकर्ताओं ने की फायरिंग और आगजनी। बिहार के जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से बचा एक पुलिसकर्मी की सूझबूझ से एक आदमी की जान बच गई। बिहार के दरभंगा में बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी से लूट की। मोटरसाइकिल से आए बदमाश पैसों से भरा बैग लेकर फरार हुए। यूपी के मऊ में दिन दहाड़े एक बदमाश ने एक आदमी को गोली मारी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। आरोपी बदमाश का मुख्तार अंसारी से ताल्लुक रखने का दावा। बिहार की मुजफ्फरपुर कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक वकील ने सुनवाई के दौरान जज पर पिस्टल तान दी। मुंबई से सटे नाला सोपारा पश्चिम में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर हंगामा हुआ। पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। गुजरात में 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी चुनाव समिति की गांधीनगर में अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत और कई बड़े नेता मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की चुनावी रैली। डलहौजी विधानसभा में जनता को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी रैली। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में डबल डिजिट में थी महंगाई। दिल्ली में सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन पोर्टल का उद्घाटन किया। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। सभी विधानसभा में उपचुनाव की मतगणना रविवार को होगी। तेलंगाना के मुनुगोड़े विधानसभा में मतदान केंद्र पर 2 गुटों में हुई झड़प। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। शाम 6 बजे तक होगा मतदान। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर मतदान जारी। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार ने डाला वोट। यूपी के लखीमपुर खीरी में गोरखनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार नजर आई। दिल्ली में प्रदूषण से कोई राहत नहीं। आज भी कई इलाकों का AQI बहुत खराब। जहरीली हवा से लोगों का दम घुट रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी का हल्लाबोल। जंतर मंतर पर धरना देने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल। पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। पटियाला में खेतों में पराली जलाते नजर आए लोग। पंजाब की मोहाली से भी पराली जलाने का वीडियो आया सामने। पंजाब में 24 घंटे में 3634 पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र के पुणे में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। महाराष्ट्र के नासिक में एक फर्नीचर की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद गोदाम में फंसे 15 से 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में एक होटल में आग लगने से मचा हड़कंप। आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत हुई।
उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ बड़ा सड़क हादसा। खड़े टैंकर में बस घुसी। दुर्घटना में 2 सवारियों की मौत हुई, 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ भीषण सड़क हादसा। 3 लोगों की मौत हुई, 1 घायल। खाटू श्याम दर्शन करने जा रहे थे सभी कार सवार। मुंबई के एक मॉल में हैरान कर देने वाली घटना घटी है, जिसमें एक मासूम बच्ची की खेलते खेलते मौत हो गई। घटना मॉल में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। गाजियाबाद पुलिस ने सुपारी लेकर हत्या करने वाले कॉन्ट्रैक्ट किलर को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से 9 mm की पिस्तौल और नकद भी बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। द्वारका में अवैध तरीके से रह रहे 30 नागरिकों को पकड़ा गया। सभी विदेशियों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया। पाकिस्तान के वजीराबाद में इमरान खान की रैली में फायरिंग। गोली लगने से इमरान समेत 6 लोग घायल। एक हमलावर की मौके पर मौत। चुनाव आयोग ने किया गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरण में होंगे चुनाव। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। में छिपाकर ले जा रहे थे। यूपी के शाहजहांपुर में ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 6 करोड़ के ड्रग्स के साथ पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेतों में काम करते वक्त 10 फीट लंबा अजगर निकल गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश से हाल बेहाल है। सबसे ज्यादा मुश्किल राजधानी चेन्नई में है, जहां कई इलाके वाटर लॉगिंग की वजह से डूब गए हैं। एलन मस्क का ट्विटर में बड़े पैमाने पर छटनी का प्लान है। करीब 3700 जॉब पर खतरा। एम्प्लॉइज से 12-12 घंटे काम करने का फरमान दे चुके हैं मस्क। दक्षिण कोरिया का बड़ा दावा। उत्तर कोरिया ने 3 और मिसाइल दागी है। बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण किया गया। उत्तर कोरिया की ओर से दागी गई मिसाइल को देखते हुए जापान के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। सायरन बजने के बाद लोग सुरक्षित जगह पर पहुंचे। बोलिविया में विपक्षी सांसद सरकार के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। सांता क्रूज इलाके में प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से झड़प हुई। 8 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। अफगानिस्तान में छात्राओं पर कोड़े बरसाए गए। विश्वविद्यालय के बाहर बुर्के के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी कुछ छात्राएं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में सरकार के खिलाफ लाखों की तादाद में लोग सड़क पर उतरे। उन्होंने इस दौरान हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई की भी मांग की। टेक्सास में अमेरिकी सीमा बल की शरणार्थियों के साथ झड़प हो गई। अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हो रहे इन शरणार्थियों पर कम खतरनाक काली मिर्च के गोले बरसाए गए। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में ताबड़तोड़ 50 में। बिहार के मुंगेर में 2 पक्षों के बीच मारपीट के दौरान एक लड़के ने की फायरिंग। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली में शराब तस्करों पर हुई बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक टेम्पो से करीब 2000 शराब की बोतलें जब्त की है। दिल्ली से बिहार ले जा रही थी शराब। यूपी के बरेली में 2 पक्षों के बीच जमकर डंडे चले। एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आए लोग। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के मेरठ में वर्चस्व को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने अज्ञात छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। राजस्थान के कोटा में एक लड़की के सुसाइड करने के बाद बवाल हो गया। पुलिस ने बवाल कर रहे लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे किशनगंज में एसएसपी के जवानों ने संदिग्ध पाकिस्तान की महिला को पकड़ा, जिससे पुलिस कर रही है पूछताछ। बिहार के मुंगेर में हत्या की वारदात से गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। टायर में आग लगाकर हंगामा किया। बिहार के सीतामढ़ी में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए डंडे। मारपीट में कई लोग जख्मी हुए। बिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अवैध बालू भरे ट्रक का पीछा कर रहे कैमूर पुलिस रोहतास पहुंची, जहां सड़क जाम कर रहे लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट की। त्रिपुरा के सिपाही जला इलाके में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। कार्यकर्ताओं ने की फायरिंग और आगजनी। बिहार के जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से बचा एक पुलिसकर्मी की सूझबूझ से एक आदमी की जान बच गई। बिहार के दरभंगा में बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी से लूट की।
मोटरसाइकिल से आए बदमाश पैसों से भरा बैग लेकर फरार हुए। यूपी के मऊ में दिन दहाड़े एक बदमाश ने एक आदमी को गोली मारी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। आरोपी बदमाश का मुख्तार अंसारी से ताल्लुक रखने का दावा। बिहार की मुजफ्फरपुर कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक वकील ने सुनवाई के दौरान जज पर पिस्टल तान दी। मुंबई से सटे नाला सोपारा पश्चिम में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर हंगामा हुआ। पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। गुजरात में 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी चुनाव समिति की गांधीनगर में अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित आजकल नेताओं के चर्चे हर जुबान पर, जनता चुनती अपना नेता सीना तान कर। वोट का अपने हम इस्तेमाल करेंगे, देश हित के लिए अपना काम करेंगे, देश हित के लिए अपना काम करेंगे। आजकल नेताओं के चर्चे हर जुबान पर। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं हाजिर मंडी में, और बहुत बहुत शुक्रिया मंडी के तमाम जनता यहाँ पे मौजूद। मैं सबसे यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूंगी, मुद्दा आज जो है मंडी के मान सम्मान का है। मंडी के मान सम्मान के लिए हमें लड़ना है, तो यह तय करना पड़ेगा कि क्षेत्रवाद में जिन्होंने आपको बांटा है, जो अपर और लोअर का भेद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बाहर निकालना है। जो नारी को नमन करने की बात कहते हैं, वो कहते हैं गुड़िया रेप कांड एक छोटी सी घटना थी। बेटियों का रेप हो जाता है, उनको मार दिया जाता है, वो उनको छोटी सी घटना लगती है। मेरी छोटी बहन कह रही है अपर और लोअर की बात। चंपा ठाकुर रोडू से हैं, प्रकाश चौधरी जी रामपुर से हैं, कौल सिंह जी डोडरा कुवार से हैं, जो यहाँ पे इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। ये क्यों मुद्दों को भटका रही हैं? क्यों नहीं? आप क्यों मुद्दों को भटका रही हैं? मैं जनता को सच्चाई बताना चाहती हूँ। मंडी की जनता को 70 सालों के बाद उनको मुख्यमंत्री मिला है, उनके मान सम्मान की बात है। अगर आज नहीं जागे तो मुझे लगता है फिर ये मौका दोबारा नहीं आएगा। हाय क्या सिखाने के लिए लाए हैं इनको? इनको क्या सिखाने के लिए लाए हैं? राजनीति सिखाने आएंगे। इनको भी ले आइए, उनको भी ले आइए। मैंने पूछा इनसे, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सर सुरेंद्र ठाकुर। सुरेंद्र ठाकुर जी से मैंने पूछा कि बालक को, बच्चे को लेकर क्यों आए हैं, यहाँ क्या सिखाने के लिए है? बोले इनको यहाँ सिखाने के लिए आए। आपको याद आ गया बोलने के लिए? बोले मैं इनको ले आया हूँ यहाँ पे राजनीति सिखाने के लिए। कौन सी राजनीति सिखाना चाहते हैं इनको? राजनीति सर आज की डेट में जो है ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो इनको सिखाएंगे? जी बिल्कुल। एक सच्चे राजनेता की तरह किस तरह से जो है कर्मियों के लिए जो है बेहतर भविष्य के लिए जो ओपीएस बहाल करनी है, किस तरीके से शासन करना है, ये इस चीज की जो है इनको अभी से बता रहे हैं। जी 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 अभी चाहिए। आ गया। सुनो, ये जो भी सिखाने आ रहे हैं ठीक नहीं है। वही ऐसी चीज सिखाने के लिए यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना? पापा ने जो है बताया, अपना मुद्दा खुद लड़ो, बच्चों के सामने ना जाओ। हम कांग्रेस में शामिल करते हैं। बच्चे राजनीति से दूर रखे जाएं। बच्चे देश का भविष्य हैं, रोशनी है, इसलिए लिहाजा उनको जिनको बचा के रखना था उनको तो रख ना पाए कांग्रेसी। आज अपनी पार्टी छोड़ सब चले गए और उनको कह रहे हैं कि हम पार्टी में शामिल कर रहे हैं। बताइए, हद है। अरे आम आदमी पार्टी, अरे भाई आइए आइए आइए। कहां चले गए आप? मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था कि मौका मिले। जी ये कांग्रेस और बीजेपी छोड़ने वाले नहीं आपको। ये सब राजनीति में मेरे से सीनियर है। सीनियर है? देखिए, बहुत भले आदमी हो यार तुम। सबके अपने अपने फैन है। मैं दो बातों में अपने शायरी के अंदाज में कुछ कहना चाहूंगा। जैसे ये कहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला, मुझे मौका नहीं मिला। अच्छा एक काम करो, मेरा नंबर जरूर ले लेना। जी जी।
और मुझे वोट करके बताना कितने वोट मिले तुमको, है ना? जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। इलेक्शन नहीं लड़ रहे? कौन लड़ रहा है? मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। अरे माफी माफी माफी। मैं चाहूंगा आप सब मेरी इन बातों पे ध्यान दें। हाँ। जिनका दिल टूटा है। हाँ, दिल टूटा है कि पिपल दे पत्तिया खड़ 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 कानू लाई हुई आ, पुराने पत्ते हुण झड़ गए, रुत नवियां दी आई हुई आ। अरे इधर आइए। मेरी पंजाबी इतनी कमजोर थोड़ी ना है। लखनऊ का बाशिंदा हूं, समझ तो मैं भी गया कि जो पुराना पत्ता फड़फड़ा रहा पीपल का वो तो जाएगा, नया पत्ता आएगा। शर्मा जी, ये जितने भी लोग हैं ना, चाहे कांग्रेस के और बीजेपी के, खून के घूंट पी रहे अंदर तक। अच्छा, पता क्यों? अंदर जाके रोते हैं कि इन सब के लिए, इन सबको एक तरफ मैं बताता हूं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके पास कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। बीजेपी के कैंडिडेट हैं, टिकट अवश्य है, पर बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। अब इनकी मुश्किलें क्या है कि डिबेट में खड़ा होना पड़ रहा है, पर दोनों अंदर से सिर्फ यही सोच रहे हैं कि ये परिवारवाद से मुक्ति मिलेगी कब। हाँ जी मैम। हम हिमाचल प्रदेश के सभी एनपीएस कर्मचारी, हमारे रिश्तेदार और परिवार, हम सब की एक ही मांग है सर, पुरानी पेंशन बहाली। हिमाचल में वही सरकार राज करेगी जो पुरानी पेंशन बहाल करेगी। एक बात तो मैं कह सकता हूं कि मैं लगभग 5वां 6ठा शो कर रहा हूं, 4-5 शो और करने हैं हमें। जब तक मैं हिमाचल छोड़ूंगा, इस मुद्दे पर कोई ना कोई स्टेटमेंट बढ़िया आ ही जाएगा, पक्का मैं बता रहा हूं। इतना प्रेशर आप लोगों ने बना दिया है। हाँ जी। अभी सर आपने एक इंटरव्यू ली थी वहाँ से एक सर से, वो बड़े संतुष्ट थे क्योंकि वो बोल रहे थे वो रिटायर्ड है। हाँ बाबूजी खड़े तो हैं यहाँ पे, कहाँ चले गए? हाँ ये खड़े तो हैं। क्या नाम बाबूजी आपका? उपेंद्र बहल। उपेंद्र बहल, हाँ जी। हाँ जी। ये है सर, ये एनपीएस से रिटायर्ड है सर। एनपीएस की चोट खाए हुए रिटायर्ड कर्मचारी हूँ और 2020 में मेरी एनपीएस से हमें पूछिए आप लोग, ये ओपीएस वाले कितने खुश होकर बात कर रहे हैं और हम एनपीएस वाले हैं, हम कितने मायूसी से आपसे बात कर रहे हैं कि जो पार्टियां हैं ये अपने लिए, जो अपने बेटे के लिए भी पुरानी पेंशन का इंतजाम कर रही है। जैसे आपने यहाँ का जो रिवाज है, मंडी में भी अनिल शर्मा जी जो खड़े हैं भाजपा से, कभी कांग्रेस से थे, आज भाजपा से, उन्होंने अपने बेटे के लिए पुरानी पेंशन का इंतजाम कर दिया, पर हमारे लिए कौन कर रहा है? जो भाई साहब बोल रहे हैं, आगे आ जाओ। कौन भाई साहब बोल रहे हैं? जो प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि मैं प्रोफेसर रिटायर आया हूँ, 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह लेते थे, और जो सड़क में बैठा हुआ, जो आपके सामने बोल रहा था मैं 800 रुपए दिहाड़ी लेता हूँ, उसका परिवार पल रहा है, उसको पेंशन नहीं है। जो 1.5 लाख की तनख्वाह में अपना भाई साहब हक है बराबर। भाई ये मंडी है। हाँ जी बोलिए, आराम से पहले। हाँ जी आप बोलिए, क्या कह रहे थे आप? देखिए, ये जो आदमी बात कर रहा है बीच में, मैंने ठाकुर भी नहीं, क्या नाम है आपका? मैं दिलीप ठाकुर हूँ। दिलीप ठाकुर जी जो बात कर रहे हैं, दिलीप ठाकुर जी, दिलीप ठाकुर जी, दिलीप ठाकुर। और आपका नाम? मेरा है प्रोफेसर के.आर. सैनी, रिटायर्ड। प्रोफेसर के.आर. सैनी, प्रोफेसर के.आर. सैनी, जोर से भला करो, मैं पका देंगे सबको। प्रोफेसर के.आर. सैनी। क्या नाम है आपका? हरिराम जी। है? हरिराम। तुम जी नहीं हो? नहीं। हैं? हाँ जी। हो? हरि राम। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। जो बोले सो। आप सिर्फ हरि राम हैं। नहीं प्रोफेसर, नो प्रोफेसर, he is only Hari Ram. No, he is not Hari Ram ji.
और अगर हरि नो मैम, मैंने दुनिया देखी है, ही इज ओनली हरि राम। अब आप बोलिए प्रोफेसर। हाँ जी, अब आप बोलिए जो आप बोलना चाह रहे थे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, हमें इन सरकारों ने, मैं ये की बात नहीं करूंगा, मैं सभी सरकारों की बात करूंगा। इन्होंने हमें जो है, जैसे आजकल बैले और गाय जो सड़कें मिल रही है, ऐसे हालात इन्होंने एम्प्लॉइजों के बना दिए हैं। और आने वाले समय में जो है, हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे इंडिया में जो है, इनको अनाथ आश्रम खोलना पड़ेंगे। और जैसे मेरे जैसे बुढ़े जो रिटायर हो रहे हैं, जो 4-5 हजार रुपए पेंशन ले रहे हैं, उनको वहां अनाथ आश्रम में जो है जाना पड़ेगा। देखिए, मैं ओल्ड पेंशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो चिल्ला रहे हैं, और मैं आपको, मेरे प्रोफेसर रहे हैं, मैं इन्होंने मेरे को पढ़ाया हुआ, 1.5 लाख रुपए की सैलरी से इनके परिवार का भत्ता गुजारा नहीं चल रहा, तो ये जो पब्लिक बेरोजगार बैठी हुई है, इनका क्या होगा? लेकिन जो सड़कों में घंटी मार रहा है, मजदूरी, यहाँ सवेरे आइए, चौक में आदमी खड़ा होता है, दिहाड़ी कमाता है, घर जाता है, लेकिन क्या उसका परिवार नहीं है? उसके बच्चे की शिक्षा नहीं है? उसका क्या जीवन सुरक्षित नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अरे भैया, आपको अच्छी सैलरी दे रही है, और मैं बुरा नहीं मानना, सभी कर्मचारियों को बोलता हूँ, जितना बुरा हाल सरकारी कर्मचारियों के हैं, मैं इससे भुक्तभोगी हूँ। मैं इस मंच से माध्यम ज्यादा नाम नहीं लेना चाहता, मैं भुक्तभोगी हूँ। इतना बुरा हाल है कि आप पूछ नहीं सकते। आया बहन, आया। ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू, ऑफ कोर्स आओ, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। एक मिनट प्रोफेसर, हरि राम कुछ कहना है? पेंशन जानते हो? पेंशन नहीं जानते? हरि राम कहते मुझे पेंशन मालूम ही नहीं, मैं तो 800 रुपए दिहाड़ी मिलता हूं, मुझे तो पेंशन नहीं मालूम। पेंशन नहीं जानते हो तुम? सुरक्षा जानते हो? नहीं। क्यों? कहां बैठ के मजदूरी लेते हैं? 800 रुपये। 800 रुपया कहां बैठते हैं आप? यहाँ चौक पर। क्लास में जब मुझे पढ़ाया गया सोशल साइंस, तो बताया गया, सर मैं आ रहा हूं, मैं बिल्कुल 100% पेंशन के हक में हूं, होनी चाहिए। लेकिन बहन मुझे कहने दो, इस समय भरा हुआ हूं मैं भी। सारा त्याग, सारा भगत सिंह और सारा त्याग जो है हरि राम करेंगे, सारा त्याग हरि राम करेंगे। और प्रोफेसर ने क्लास में मुझे यह पढ़ाया कि समाज में सबको दधीच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दधीच। अपनी हड्डियां जो हैं वज्र की तरह दे देनी चाहिए वज्र के लिए, और दधीच हो जाना चाहिए। लेकिन जब मौका आया तो हमको टिकट नहीं मिला, तो हम छोड़ देंगे पार्टी, बता दे रहे हैं तुमसे। ये है स्थिति। और हाँ बाबूजी, आ गया मैं। तो हरिराम जी, आपको तो कोई सुरक्षा मिल नहीं सकती। आप तो वहीं अपना 800 रुपये में बैठो वहीं पे किनारे, और रोज मजदूरी करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और करते करते अगर मर गए तो फिर वही होगा जो सबके साथ होता, 4 कंधे मिलेंगे आपको, पहुंचा दिया जाएगा आपको भी। प्रोफेसर, नाउ यू प्लीज आंसर। ये बात ठीक है सर। अब हिमाचल प्रदेश से यहाँ की परिस्थिति ऐसी है, कोई नहीं पढ़ा सकता है, कोई पढ़ा सकता है। अब ठीक है, इनकी परिस्थिति ऐसी थी, बेचारे नहीं कोर्स कर सके, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को भी जो है कुछ ना कुछ जो है सरकार की तरफ से होना चाहिए, चाहे कुछ भी पेंशन करे। जरूर होना चाहिए प्रोफेसर, जरूर होना चाहिए, 100% होना चाहिए। और क्रांतिकारी, मैं आप इनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो सरकार ने दे रखी है वो 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को दी जाती है जी, और इसमें कोई जाति भेद नहीं है, कोई व्यक्तिगत विशेष नहीं है। पर मैं ये पूछना यह चाहता हूँ कि जो कर्मचारी आज उनका जो मानदेय है 1 लाख से ऊपर तक चले गए हो, 60,000 से मैक्सिमम जो सैलरी है वो 60,000 से ऊपर। अरे भैया, आप उस मजदूर को पूछिए जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता, उसको पूछिए बाबा उसके दिल में क्या गुजरी है। अपना आपको अपनी सैलरी की पड़ी है। अभी अभी बहुत कुछ करने को है, समाज बहुत लंबा है। अब समाज के बारे में सोचिए, लोगों के बारे में सोचिए। इसको ये पूछिए कि 1.5 लाख से इसको क्या एलर्जी हो रही है। मैंने एजुकेशन की है, पास की है, 28 साल में एजुकेशन की है। यदि मैं 1.5 लाख लेता था तो इसको क्या बुराई है? मैं किसी बेरोजगारी के खिलाफ नहीं हूँ। नहीं,
सर, कर्मचारियों के ऊपर इस तरह के लांछन लगाना गलत। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कह दिया। मैं इन्हीं को कह रही, पूरे प्रदेश अगर चल रहा है तो यहाँ पे चाहे प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी है, सरकारी सेक्टर का कर्मचारी है, उसके काम के कारण चल रहा है। ऐसे लांछन सही नहीं है। एक बात मुझे क्या कहनी कि 70 साल से ऊपर हमारे देश को आजाद हुए हो गए, कहाँ पे कर्मचारी जो है इतनी अच्छी पेंशन लेते थे। आपको अब चाहिए था कि जो हमारे नॉन इनफॉर्मल सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, हमारे मिस्त्री हैं, कहाँ पे आप इनको जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में आप एक्सटेंड करते, आप तो हमारी पेंशन खा गए। मेरे बैच से मेरे बच्चे जो पढ़ते 300 का बैच केवल जो है साइंस पढ़ के जो है आपका मेडिकल पढ़ के कॉलेज से पास आउट होता है। क्या उन बच्चों को हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आज तुम पढ़ो, कल नौकरी में जाओ और एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है अपना ही गुजारा करने लायक नहीं रहोगे? बहन, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर बनीता सकलानी। डॉक्टर सकलानी, मैं आपसे एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ। हैव यू एवर आस्क्ड हरिराम? और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ प्रिविलेज सर, यू हैव अ प्रिविलेज, आपका प्रिविलेज है, यू आर गेटिंग अ गुड सैलरी। आप मुझे 2 ऐसे काम बताइए या 2 लोग ऐसे बताइए जिनको आपने समाज में नीचे से ऊपर उठाने का काम किया और वो खड़े हो गए बराबर में जाके। मैं आ रहा हूँ विनीता जी, डॉक्टर सकलानी आ रहा हूँ जी। देखिए, हम हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं, वो अपनी काबिलियत से जो आगे पहुंचते हैं। आई एग्री। हाँ बिल्कुल। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो नहीं पढ़ा होगा, नहीं उसकी लागत होगी, वो नौकरी नहीं कर सकता। हम इसमें क्या? जी सर, हरिराम जी के बच्चों को हम पढ़ाते हैं और उनके बच्चों को हम इसलिए नहीं पढ़ाते कि कल हम ये बेकार समाज जो है उनके हाथों में जो है सौंप के जाए। मैं बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मेरा काम बहस करने का नहीं है। मेरा काम आपके विचारों को और हरिराम के विचारों को आगे ले जाने का है। मेरा कोई बात नहीं कहने का हक है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर हरिराम का बच्चा नहीं पढ़ पाया और छूट गई एजुकेशन, तो कौन जिम्मेदार है? हम, आप या कौन? मुझे यू प्लीज आंसर। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सब लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले ओपीएस के लिए बोल रहे हैं और किसानों के लिए बोल रहे हैं और दूसरों के लिए। दुकानदार आदमी के बारे कौन सोच रहा है? अरे बाबा जी आओ। कर्मचारियों की बात होगी, टीचर्स की बात होगी, हरिराम की बात नहीं होगी, व्यापारी की बात नहीं होगी। कोरोना के पीरियड में बाजी तो चांद तारे याद आ गए होंगे। सर, मैं एक व्यापारी हूं, मेरे साथ कई लोग जुड़े हैं। मेरी दुकान पे कई लोग काम करते हैं, रेडी वाले काम करते हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो ट्रांसपोर्टर है वो मेरे से जुड़े हुए हैं। कई लोग मेरे से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। हमने नोटबंदी झेली, हमने उसके बाद कोरोना झेला, हमने उसके बाद आज ऑनलाइन की मार हम झेल रहे हैं। हमारे बारे में कौन सोच रहा है? सर, एक बहुत बुरी नजर है, और व्यापारियों के बारे में अक्सर सोच ली जाती है कि ये तो बड़े मालदार होते हैं। अरे सर, इन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। मैं खुद एक शिक्षिका हूँ, फिजिक्स लेक्चरर हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे स्कूल के होते हैं वो हमें अपने बच्चों से ज्यादा प्यारे होते हैं। हाँ। एक बात और अरे बच्चों से ज्यादा प्यारे नहीं, बच्चों से कई ज्यादा प्यारे होते हैं। लेकिन मैम ये भी बात सच है कि अगर मौका लगेगा तो आप मिशनरी स्कूल में या वह कहीं और स्कूल में ढूंढेंगी, अपने स्कूल में नहीं पढ़ाएंगी। जी मैम। हाँ। मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ ये ओपीएस एनपीएस के ऊपर ये बहस चली गई है। यहाँ पे ये सामने लाइब्रेरी है ऊपर, यहाँ पे 24-24 घंटे बच्चे बैठ के तैयारी करते हैं, 18-18 घंटे बैठते हैं एक दिन में। 24 चलो गलत बात है, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट ही नहीं निकालती है गवर्नमेंट। अब ये कहते हैं, उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे बेरोजगार है। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे बेरोजगार है। उन्होंने कहा कि एडजस्ट कर रहे 2 पार्टीज है, हम तो सारे स्टूडेंट्स हैं, हम तो कोई पार्टी नहीं है। तो बात ऐसी है कि गवर्नमेंट जब तक टेस्ट निकालेगी तब तक तो हमारे देश ज्यादा ओवर एज हो जाएंगे। और मैं तुमको बस सैल्यूट कर सकता हूं। थैंक यू सो मच। जी सारे लोग, जी जनाब। हमारा आपसे यही आग्रह रहेगा कि आज जो स्थितियां आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग जो है वो आक्रोशित है, चाहे वो एम्प्लॉइज हैं, चाहे नौजवान हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो मोदी जी ने सब्ज बाग 2014 में दिखाए, 2017 में हिमाचल प्रदेश की जनता को भ्रमित किया, हमारे नौजवान भाई साथ खड़े हैं जिन्होंने जिंदगी लगा दी पार्टी के लिए, आज वो रोस्टेड परांठे की तरह हो गए हुए हैं।
दिस इज अ वेरी सैड थिंग। इस ऐतिहासिक शेरी मंच पे मैं कह रहा हूं, और मेरी छोटी बहन संगठन की बात कर रही है, संगठन की बात कर रही है और कह रही है कि संगठन में चाहे जो मर्जी हो जाए मैं चलूंगी। मेरा ये अनुरोध है कि लोग सरकार जो भी बनाए, लेकिन जनता के इन लोगों के जो सॉल्यूशंस हैं वो सर्वोपरि हैं और वो होने चाहिए। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश में 70 लाख की जनसंख्या है, 13 लाख बेरोजगार है, कौन सोचेगा? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने सिर्फ 10,000 लोगों को रोजगार दिया। दूसरा, जब आजादी मिली तब हर व्यक्ति को पेंशन थी, आज 1,30,000 कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं है? जबकि हम दावा करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, और ये 35,000 आउटसोर्स के ऊपर जो कर्मचारी बैठे हैं, जो 5 और 7,000 के ऊपर पिछले 18 सालों से लग रहे हैं, उनके लिए कौन लड़ेगा? यही सबसे बड़े मुद्दे हैं और चुनाव इन्हीं मुद्दों के ऊपर होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं, अगर लड़ना है तो हमें अपने हक के लिए लड़ना है और ऐसे नेताओं को चुनना है जो उनके हकों के लिए लड़ सके। शर्मा जी, थैंक यू सो मच। मैं आपका सम्मान करता हूं, बहुत बहुत सम्मान करता हूं, और आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसमें कुछ जोड़ूंगा नहीं, आगे मैं जोड़ सकता हूं लेकिन जोड़ूंगा नहीं। जी जी जनाब, कहां चले गए थे आप? मैं तो आपकी तरफ ही देख रहा हूं जी। देखिए, इधर के उधर, उधर के इधर आ रहे हैं। आपको पता इलेक्शन आ रहे हैं, इधर के उधर, उधर के इधर आ रहे हैं। अब पता लग गया कि इलेक्शन आ रहे हैं। क्या बात है, कुछ सुनाइए, जल्दी गुनगुनाइए। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। क्या बात है जनाब, आपका दिमाग। अभी आप देख रहे हैं जितने भी हमारे जो राष्ट्रीय दल है उनके बीच में जो जितना छीछा लेदर हुआ है, ये एक कॉकटेल बन गया है। हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कौन बीजेपी में जा रहा है, कौन कांग्रेस में आ रहा है, या कौन कहां जा रहा है। ये सेगमेंट है, संगठन से बाहर जा रहे हैं, इनके ही लोग बाहर जाकर के इनको ही जूता क्यों मार रहे हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं, जहां तक मैं इंडिपेंडेंट हूं, आजाद हूं, काफी लोग मुझे जानते हैं। आप संतुष्ट रहिए, आप आजाद हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। हम आजाद, हम संतुष्ट हैं, सब जानते हैं हम संतुष्ट हैं, लेकिन आपको कोई झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम झमेले में तो पढ़ना जानते हैं। जो आपने बोला स्कूल, आप जाना चाहते हैं झगड़े में? झमेले में तो जाना चाहते हैं। अरे कहे अच्छी खासी जिंदगी है, आप कहाँ? हम जाना चाहते हैं क्योंकि हमारा ये पैतृक गुण है, हम इनको बताना चाहते हैं, अभी नंगा करना चाहते हैं। क्या है ये? अरे नंगा ना करिए, ये शब्द अच्छा नहीं लगता। जी बाबूजी जल्दी बोलना। सर एक्चुअली आज हम इसलिए आए कि हमने देखना है कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कौन सी पार्टी अच्छी है। तो आज मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, हमारा वोट हमेशा चेंज होता है। वो सिर्फ जब